हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। फतेह सीरीज होगी और फतेह सीरीज का आज डे फर्स्ट होगा और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। जो तैयारी करने वाले हैं उन्होंने तैयारी करनी शुरू कर दी है और जो तैयारी नहीं करने वाले हैं, केवल नाम करने वाले हैं कि हाँ हम भी एग्जाम देंगे बीपीएससी या आपका हरियाणा पीजीटी का, तो वो केवल अभी सोच ही रहे हैं। हमने तो तैयारी शुरू कर दी है। और दूसरा, इसकी 3 वीडियो होने वाली हैं आपकी। इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि इसका काफ़ी कुछ होगा, आपका ऑब्जेक्टिव होगा, मीनिंग होगा, इसके प्रिंसिपल होंगे, इसके आपके फीचर्स होंगे, इसकी प्रोसेस होगी, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होंगी, यूजर्स होगा। तो थोड़ी वीडियो इसकी लंबी हो जाएगी और डे 3 तक आपके यही इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग चलेगी, क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों को भी शेयर कर दें। आई नीड योर सपोर्ट, और वो सपोर्ट होगा यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो ज़्यादा टाइम ना लेकर शुरू करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो लूकास पैसोली था, उसने डिस्क्राइब किया डबल एंट्री सिस्टम को फर्स्ट टाइम कब किया था? क्या 1493 में किया था, या 1593 में किया था, या 1594 में किया था, या 1494 में किया था? तो इसके लिए थोड़ा सा आप नोट देख लेते हैं, अपना एक नोट थोड़ा सा इसका देख लें कि देखिए, अगर हिस्ट्री की बात करें, इन द हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग द फादर ऑफ द डबल accounting system was Lucas Pasolini, who was a resident of Venus city of Italy. इटली का जो वीनस शहर था उसका ये निवासी था लुकास पैसोलॉजी। और इसी को कहा जाता है फादर ऑफ डबल अकाउंटिंग सिस्टम या डबल एंट्री सिस्टम। इन हिज बुक डी कॉम्पेसेट ऑफ स्क्रिप्चर्स 1494, इसने जो अपनी बुक्स लिखी थी, बुक्स का नाम भी आपको याद रखना है आपको, और कौन सी ईयर में की थी? 1494 में। तो यहाँ से आपका पूछा गया है कि ये जो उसने डबल एंट्री सिस्टम की शुरुआत की थी या खोज की थी, ये कब की थी? तो ये इसने अपनी बुक में पब्लिश किया था फर्स्ट टाइम 1494 में। तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो आपके क्वेश्चन का हो जाएगा सही ऑप्शन आपका डी 1494। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेखांकन का कौन सा लाभ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अकाउंटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग? अकाउंटिंग का कौन सा एडवांटेजेस है, मतलब लेखांकन का कौन सा लाभ है? तो आपको लाभ बनाना है, बताने हैं। क्या रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी होता है? बिल्कुल होता है, मेमोरी का प्रतिस्थापन। व्यवसाय का वर्तमान मूल्य दर्शाता है। सो द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बिजनेस, क्या प्रेजेंट वैल्यू दिखाता है बिजनेस की? अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड प्राइस लेवल चेंज, या अकाउंटिंग जो है वो प्राइस लेवल चेंज को रिकॉर्ड नहीं करता है, या अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट? तो देखिए, ये फुल्ली एग्जैक्ट भी होता है, ठीक है। और आपका यहाँ पर अकाउंटिंग जो प्राइस लेवल चेंज को भी नहीं दिखाता है, ये भी बात ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है सो, तो देखिए ये क्या है, इसके ये फंक्शन है, ये इसके कार्य हैं, लेकिन पूछा क्या गया है? एडवांटेजेस पूछा गया है, मतलब लाभ क्या है, फायदा क्या है? तो वो है आपका ऑप्शन ए, रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी। ये क्या करता है? मेमोरी को रिप्लेसमेंट करता है। लेकिन याद रखना है आपको क्या, कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये जो बाकी दिए हुए हैं ये भी अकाउंटिंग आपके या बुक कीपिंग के ही कार्य हैं। तो आप इनमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि एडवांटेजेस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, और अकाउंटिंग के फंक्शन क्या होते हैं। तो आपको बिल्कुल भी इसमें मिक्सअप नहीं करना है। आपसे केवल पूछा है एडवांटेजेस, तो आप याद रखें कि एडवांटेजेस क्या है आपका? रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी। अगर और पूछे तो और एडवांटेजेस क्या है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, बिजनेस के बारे में क्या है, ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी देता है, और मैनेजमेंट की भी सहायता करता है, और जो कॉम्परेटिव स्टडी है उसमें भी ये सहायता देता है करने में, और फैसिलेट करता है सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी को, और लोन को भी फैसिलेट करता है। एविडेंस होता है कोर्ट में भी एविडेंस होता है। ये सब क्या है? इसके फायदे हैं, लाभ हैं, एडवांटेजेस हैं। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ये नहीं देखना है कि प्रेजेंट वैल्यू दिखाता है, देखिए अकाउंटिंग प्रेजेंट वैल्यू दिखाता है, ये तो इसका क्या हुआ, ये तो इसका फंक्शन हुआ, ये तो इसका कार्य हुआ, लेकिन यहाँ बात हो रहा है लाभ की। तो लाभ क्या होगा इसका? यही होगा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रीफिक्स ऑफ सी एस। जो सी एस प्रीफिक्स
दिया गया था, किसको दिया गया था? मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जो मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन के द्वारा ग्रांटेड बाय आईसीएसआई ने जो सीएस दिया था, प्रीफिक्स दिया था, वो कब दिया था? क्या जून 2023-24 में दिया था, या आपका फरवरी फरवरी 17-19 में दिया था, या 24-27 दिसंबर 2016 में दिया था, या अक्टूबर 2005, या 4-6 जनवरी में 2014 में दिया था? तो सही आंसर होगा आपका जून 2023-24 में ये प्रीफिक्स दिया गया था, क्या? सी एस। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है, हमारे इसमें क्वेश्चन जो पेपर पूछा जाता है, आपने प्रीवियस पेपर देखकर आपने इतना अंदाजा आपको लग गया होगा कि क्वेश्चन आपका इजी टू मॉडरेट और एडवांस होता है। तो हमें क्या करना है, हमें इजी क्वेश्चन भी लेने हैं, मॉडरेट भी लेने हैं, और हमें एडवांस क्वेश्चन भी यहाँ पर डिस्कस करने हैं, क्योंकि तैयारी हमें सभी की करनी है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन द इंडियन आर इशूड बाय, जो इंडिया की बात अगर करें तो इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन जारी करता है, किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, या द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, या आरबीआई के द्वारा? आरबीआई के बारे में यह भी आपको याद रखना है, 1935 में इसकी स्थापना हुई थी 1935 में, और आरबीआई एक्ट जो पास हुआ था वो था 1934 में। ये भी आपको याद रखना है। तो भारतीय, इसका सही आंसर होगा आपका सी। जो आपका सी आंसर है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, वो जारी करता है भारत में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेखांकन का महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा है? क्या पूछा है, पहले आप ये देख लीजिए। इसने पूछा है उद्देश्य। ऐसा ना हो आप एडवांटेजेस को ही उद्देश्य बता बता दें और सोचें कि भाई ये तो हमने पढ़ा था कि ये आपका अकाउंटिंग में होता है। तो यहाँ पूछा गया है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। आप फंक्शन हो कोई तो उसको नहीं लेंगे, तो आप यहाँ पर देखें कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। कीप, अगर मैं इसकी देखिए आपको बात करूं कि फंक्शन कौन कौन से होते हैं, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। मेंटेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड, देखिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। अगर आपने याद किए हैं तो आप देखिए क्या इसमें अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करने की बात आई है? बिल्कुल। कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। देखिए, इसमें ये ना कहकर मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड क्या कहा गया है कि सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखता है। बिल्कुल रखता है, ये इसका उद्देश्य है। अगर और दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस को भी बताता है। तो देखिए, असर्टेन द नेट प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी बात सही है। प्रॉफिट एंड लॉस को भी बताता है। कह रहे असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन है उसको भी क्या करता है, ये उसको भी बताता है। तो ये भी बात सही गई है। तो इसका मतलब तो सही हो गया। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? डी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हो जाती, आपको इसके जो बाकी के ऑब्जेक्टिव हैं वो भी याद रखने। बाकी के क्या है? ये फैसिलेट करता है किसको? मैनेजमेंट को। और दूसरा प्रोवाइडिंग करता है, नेक्स्ट आपका प्रोवाइडिंग करता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। किसको प्रोवाइडिंग करता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? यूजर को। ये भी आपको याद रखना है कि यूजर को क्या करता है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और प्रोटेक्टिंग करता है, जो प्रोटेक्ट करता है किसकी? बिजनेस एसेट। बिजनेस एसेट की भी प्रोटेस्ट करता है। ये भी आपको बाकी के भी याद रखने हैं, क्योंकि हो सकता है ऑप्शन आपके दूसरा आ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका ऑप्शन आपका डी था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऐसे क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना होता है। इनमें क्या है, आपको सभी क्वेश्चन को डीपली पढ़कर देखना होता है कि कह रहे सही नहीं है। तो आपको सही है वो नहीं बताने, जो सही नहीं है वो बताना है। तो पहला देखते हैं, कह रहे हैं जॉब ऑफ द बुक कीपिंग, बुक कीपिंग की बात कर रहे हैं। इज एनालिटिक इन द नेचर, क्या नेचर में एनालिटिक होती है बुक कीपिंग? या बुक कीपिंग जो है एक आर्ट होती है, एज वेल एज द साइंस होती है रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, के बिजनेस के जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसको रिकॉर्डिंग करने की आर्ट और साइंस दोनों होता है बुक कीपिंग। या ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द सर्टेन सेट ऑफ बुक्स, या बुक कीपिंग में जो सर्टेन निश्चित कुछ अभिलेख होते हैं उनमें अभिलेखन किया जाता है, मतलब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। या बुक कीपिंग इज द मेथड ऑफ द रिकॉर्डिंग ऑफ द इन द अकाउंट ऑफ बुक, या पुस्तक पालन लेखा में अभिलेखन करने की विधि है। तो कौन सा सही होगा? तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसने कहा कौन सा सही नहीं है। इसने कहा है एनालिटिकल, एनालिसिस करना होता नेचर।
क्या बुक कीपिंग का नेचर एनालिसिस करना होता है? देखिए, बुक कीपिंग आपकी शुरू होती है आइडेंटिफिकेशन से। आइडेंटिफिकेशन होता है बुक कीपिंग में, मेजरिंग होता है बुक कीपिंग में, उसके बाद आपकी रिकॉर्डिंग होती है बुक कीपिंग में, और रिकॉर्डिंग के बाद आपका क्लासीफाई होता है बुक कीपिंग में, और यहाँ पर आपकी बुक कीपिंग जो है समाप्त हो जाती है। इसके बाद के जो काम आते हैं वो आपका अकाउंटिंग में आते हैं। अकाउंट में क्या होता है? आपका समराइजिंग होता है, और समराइजिंग होता है, एनालाइजिंग होता है, और आपका फोरकास्टिंग या इंटरप्रिटेशन भी आपका अकाउंटिंग में आ जाता है। तो यहाँ बात अकाउंटिंग की नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है किसकी? बुक कीपिंग की। तो क्या बुक कीपिंग एनालिटिक भी करता है, एनालिसिस भी करता है? समराइज, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन किस में आ जाता है? अकाउंटिंग में आ जाता है। तो यहाँ इसने ये बात गलत कही थी। ये जो बुक कीपिंग है वो बुक कीपिंग एनालिटिकल नहीं होता है नेचर में। तो इसलिए आंसर क्या था इसका? ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय विवरणों का आंतरिक उपयोगकर्ता नहीं है? बात यहाँ पर कर रहे हैं, इज नॉट द इंटरनल यूजर ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। नहीं है इंटरनल यूजर। देखिए, जो आपकी फिनेंशियल इंफॉर्मेशन होती हैं उनके दो यूजर होते हैं, एक आपका इंटरनल यूजर होता है और दूसरे होते हैं आपके एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर होते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि आपको बताइए इंटरनल यूजर कौन नहीं है। तो इंटरनल यूजर में कौन शामिल किया जाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शामिल किया जाता है, मैनेजर शामिल किया जाता है, लेकिन एम्प्लॉय को शामिल नहीं किया जाता। एम्प्लॉय और पब्लिक, ये जो होता है ये आपका एक्सटर्नल यूजर में शामिल किया जाता है। आपको इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। कभी आप सोचें कि बिजनेस के अंदर ही तो एम्प्लॉय होते हैं, एम्प्लॉय तो बिजनेस के अंदर होते हैं और बिजनेस के अंदर ये काम करते हैं, ऐसा नहीं है। आप एनसीईआरटी देखेंगे या टीएस ग्रेवाल देखेंगे, क्योंकि मैंने इन्हीं दो बुक में रेफरेंस दिया था आपको, तो आप उसमें देखेंगे कि एम्प्लॉय पब्लिक ये क्या होता है आपका? ये आता है आपका एक्सटर्नल यूजर में। तो यहाँ पर एक्सटर्नल यूजर नहीं पूछा, यहाँ पूछा है आपसे इंटरनल यूजर। तो इंटरनल यूजर कौन सा नहीं है? एम्प्लॉय। तो ऑप्शन क्या होगा सही आपका? एम्प्लॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इज डिटरमाइंड बाय। जो निर्मित माल की लागत किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? देखिए, आपको कॉस्ट की बात हो रही है, यहाँ किसकी बात हो रही है? कॉस्ट। और कॉस्ट भी कौन सा है? जो आपने मैन्युफैक्चर किया है। तो क्या फिनेंशियल अकाउंटिंग बताएगी उसको, या कॉस्ट अकाउंटिंग बताएगी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग बताएगी, या ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग बताएगी? देखिए, इनका याद रख लिए आप। जो फिनेंशियल अकाउंटिंग है ये आपके फिनेंशियल रिकॉर्ड मेंटेन करती है। जो आपकी कॉस्ट है, कॉस्ट का काम होता है कॉस्ट को असरटेन करना, कॉस्ट को कंट्रोल करना। ठीक है, ये बताती है आपकी कॉस्ट। और मैनेजमेंट का होता है आपका प्लानिंग करने में हेल्प करना और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और ये एचआर, ये जो होता है आपका ह्यूमन रिसोर्सेज लेखांकन जो होता है आपका, इसमें क्या होता है? इसमें काम होता है आपका जितने भी ह्यूमन चाहिए कार्य करने के लिए उनका प्रबंध करना। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा आपका कॉस्ट, क्योंकि देखिए कॉस्ट की बात हो रही है। कॉस्ट कौन बताएगा? कॉस्ट कौन निर्धारित करेगा? कॉस्ट को कौन कंट्रोल करेगा? वो करेगी कॉस्ट अकाउंटिंग। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका? कॉस्ट अकाउंटिंग, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से बही खाता के संबंध में कौन सा एक विषम है, मतलब अलग बताना है? किसके बारे में कह रहे हैं, किसके बारे में बताना है? बुक कीपिंग के। तो बुक कीपिंग के बारे में कौन सा अलग है, देखते हैं बुक कीपिंग के बारे में क्या क्या बताता है। कह रहे हैं बुक कीपिंग हैज लिमिटेड स्कोप एंड कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग, क्लासीफाई, समराइजिंग। कह रहे हैं कि बुक कीपिंग का जो क्षेत्र होता है वो थोड़ा सीमित होता है। कहाँ तक सीमित हो जाता है? रिकॉर्डिंग, क्लासीफाई और समराइजिंग। कह रहे हैं यहाँ तक चलती है बस बुक कीपिंग। चलो जी ठीक है, चलती है। बुक कीपिंग इज द एसेंशियली क्लरिकल वर्क। जो बुक कीपिंग होता है वो लिपिक कार्य होता है, क्लर्क का कार्य होता है। ये भी यहाँ तक भी बात सही है। कह रहे बुक कीपिंग डिपेंड्स ऑन अकाउंटिंग फॉर मेकिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड मोर यूजफुल। अगर आपको अकाउंटिंग रिकॉर्ड मोर यूजफुल बनाने हैं और भी ज्यादा यूजफुल बनाने हैं, इसलिए बुक कीपिंग किस पे डिपेंड रहती है? अकाउंटिंग पर डिपेंड रहती है। ये भी बात सही है यहाँ। कह रहे बुक कीपिंग ओनली कंसिडर्ड मोनेटरी ट्रांजैक्शन। जो बुक कीपिंग है उसमें केवल मोनेटरी ट्रांजैक्शन को लिया जाता है, मतलब उन्हीं ट्रांजैक्शन को लिया जाता है जिसको आप मोनेटरी मतलब मनी में मेजर कर सकते हैं। ये भी बात सही है, मनी में मेजर करेंगे उसको ही लेंगे। कह रहे बुक कीपिंग हैपन आफ्टर अकाउंटिंग प्रोसेस।
कह रहे हैं बुक कीपिंग जो होता है वो अकाउंटिंग के बाद होता है। बस यही गलत हो गया, क्योंकि पहले क्या शुरू होता है? बुक कीपिंग। देखिए, पहले क्या और बाद क्या, दोनों का पॉइंट तो एक ही है। देखिए, ये है एक पॉइंट, इस पॉइंट से दोनों ही आपके शुरू हो जाते हैं। यहाँ से आपका बुक कीपिंग भी शुरू हो जाता है और यहीं से आपकी अकाउंटिंग भी शुरू हो जाती है। लेकिन बुक कीपिंग यहाँ जाकर रुक जाती है, लेकिन अकाउंटिंग चलती जाती है। सही बात तो ये है। तो अकाउंटिंग में बुक कीपिंग टोटल आ जाता है। अगर आपको इसको एक फिगर के रूप में बताएं तो ऐसे समझेंगे कि देखिए, ये जो फिगर है इसको हम कहेंगे अकाउंटिंग, और इसके अंदर जो ये छोटी सी फिगर आपको दिख रही है ये है बुक कीपिंग। इसका मतलब बुक कीपिंग किसका पार्ट है? अकाउंटिंग का ही एक पार्ट है। अकाउंटिंग चलती रहती है लेकिन बुक कीपिंग नहीं चलती, तो इसका मतलब ये ऑप्शन डी गलत था। इसने कहा था विषम कौन सा बताना है, गलत बताना था। इसने कह दिया कि बुक कीपिंग तब चलेगी जब अकाउंटिंग हो जाएगी, ऐसा नहीं। बुक कीपिंग पहले हो जाती है, इस पॉइंट से ही शुरू हो जाती है बुक कीपिंग, और बीच में ही रुक जाती है, लेकिन अकाउंटिंग बाद में भी चलती जाती है। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका? ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अकाउंटिंग इंक्लूड। जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है, और तो आपको गुणात्मक विशेषताएं में शामिल कौन सा नहीं है? रिलायबिलिटी एंड रिलीवेंस। रिलायबिलिटी एंड रिलीवेंस, देखिए अगर यहाँ पर आपको बात करें, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती हैं उसकी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। मैं तो कहता हूं कि आप इस पर, इस क्वेश्चन को स्टार दे दीजिए 3, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। केस स्टडी दे देता है या आपको वैसे बना के दे देता है। और मैं अगर आपको बताऊं कि इसमें कौन कौन सी आती है, तो देखिए इसमें आपकी रिलीवेंस भी आती है, रिलीवेंस या रिलायबिलिटी भी आती है। ये भी क्या होती है? विश्वसनीयता और प्रासंगिकता। ये भी क्या होती है? आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। और अंडरस्टैंडेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी, ये भी दोनों होती हैं। और यहाँ पर कह रहा है ट्रू एंड फेयर, रिलायबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी। कह रहे ट्रू, फेयर, और ये भी होना चाहिए। और कह रहे उपयुक्त में से कोई नहीं। कह रहे गुणात्मक विशेषताओं में कौन सा शामिल नहीं है? तो देखिए, एक होता है आपका कंपेरेबिलिटी, एक रिलेबिलिटी होता है, रिलीवेंस होता है, अंडरस्टैंडेबिलिटी होता है, कंपेरेबिलिटी होता है, और अंडरस्टैंडेबिलिटी भी होता है। और अंडरस्टैंडेबिलिटी कौन सी होगी? जो आपका ट्रू होगा, फेयर होगा, अकाउंट इन्फॉर्मेशन ट्रू होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए, और कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए। तो इसमें क्या आ रहा है? ये सभी आ रहा है कि ये सारे रिलायबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, ये सभी किस में आ रही है? आपकी ट्रू एंड फेयर। देखिए, अगर यहाँ बात करें रिलायबिलिटी की, देखिए आप कहेंगे कि रिलायबिलिटी है यहाँ, यहाँ भी है। रिलीवेंस यहाँ नहीं है लेकिन यहाँ पर है। देखिए बात समझिए, ये जो इसने कहा फेयर, तो फेयर का मीन्स क्या है? फेयर का मीन्स है रिलायबिलिटी। तो फेयर का मीन्स क्या है? रिलायबिलिटी भी फेयर को कहते हैं। और ट्रू का मतलब है कि ट्रू होनी चाहिए, सत्य होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर आपको रिलीवेंस भी बता दिया है। रिलीवेंस मतलब जो यूजर इंफॉर्मेशन को यूज कर रहा है उससे रिलेटिव होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। तो यहाँ पर सभी जो विशेषताएं आ रही हैं यहाँ पर आ रही हैं, 1 2 3 4, तो ज्यादा यहाँ पर आ रही है। अब बाकी का ऐसा यहाँ पर है जो शामिल किसी में नहीं हो, तो पूछा है ऐसा है कोई जो इसमें शामिल नहीं हो, सभी शामिल आ रहे हैं, तो किसको कहेंगे आप? ऑप्शन यहाँ पर आपका सी ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असाइनमेंट ईयर स्टार्टेड फ्रॉम। जो असाइनमेंट, देखिए असाइनमेंट का मतलब है कर निर्धारण वर्ष। अगर कर निर्धारण वर्ष की बात करें तो यहाँ वही जो फिनेंशियल ईयर होता है उसी को आपको पूछा गया है। लेकिन बस क्या था, और देखिए हरियाणा, हरियाणा पब्लिक जो एच पी पी सी एस सी, जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन था, उसमें पीजीटी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो कर निर्धारण वर्ष किसको कहा गया है? यहाँ पे फिनेंशियल अकाउंट, फिनेंशियल ईयर को पूछ रहा है। और फाइनेंशियल ईयर कहाँ पर शुरू होती है? 1 अप्रैल से शुरू होती है और कहाँ तक चलती है? 31 मार्च तक चलती है। कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से शुरू होती है और आपकी 1 दिसंबर तक चलती है। हिंदू नववर्ष कब से शुरू होती है? 1 मार्च से शुरू होती है। और आपकी जो आपकी इस्लामिक कैलेंडर को अगर देखें तो वो आपका मुहर्रम से, 1 मुहर्रम से शुरू होता है। तो सही आंसर क्या होगा आपका? 1 अप्रैल। तो कर निर्धारण वर्ष जो होता है, असाइनमेंट ईयर जो होती है, वो आपका 1 अप्रैल होता है। और ये आपका हरियाणा में पहले भी क्वेश्चन पूछा
जा चुका है। तो मैंने आपसे कहा है कि हरियाणा में और अदर जितने भी पीजीटी के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको तो आप स्टार लगा लें, जरूर याद कर लें। ये ना सोचे कि इजी क्वेश्चन है। मैंने बताया देखिए, इजी और मॉडरेट और एडवांस सभी एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये बेसिक ज्ञान के लिए होता है। और ये जो आपका मॉडरेट होता है, ये देखा जाता है कि आप टीचिंग के योग्य हैं या नहीं। और एडवांस में देखा जाता है कि आपकी मेरिट बनेगी तो आप मेरिट में कितना बीट कर पाते हैं। वो एडवांस वाले क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। तो तीनों तरह के क्वेश्चन आपको देखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Which of the following is not a qualitative characteristics of accounting information? अब देखिए, मैंने अभी बताया था, अब मुझे नहीं लगता कि मुझे बताना पड़ेगा। आप जल्दी से आंसर दे दीजिए इसका। रिलायबिलिटी होगा, अंडरस्टैंडेबिलिटी होगा, कंपेरेबिलिटी होगा, या मैटेरियलिटी भी होगा। तो कौन सा इसमें पूछा कि कौन सी विशेषता नहीं है। देखिए, रिलायबिलिटी की हमने अभी बात की थी, अंडरस्टैंडेबिलिटी भी देखा था, कंपेरेबिलिटी भी देखा था, लेकिन मैटेरियलिटी हमने यहाँ पर नहीं देखा। तो क्या ऑप्शन होगा आपका? डी, मैटेरियलिटी इसमें नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूज ऑफ कॉमन यूनिट मेजरमेंट एंड कॉमन फॉर्मेट ऑफ द रिपोर्टिंग प्रमोट्स। माप, सामान्य इकाइयों, रिपोर्टिंग के सामान्य प्रारूप का उपयोग किसको बढ़ावा देता है? देखिए, कह रहे हैं कि एक फर्म तो है ए, एक फर्म है आपकी बी, एक फर्म है आपकी सी, एक फर्म है आपकी डी। आपने इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा, इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा, आप इसकी कंपेयर करना चाह रहे हैं, आप इसकी तुलना कर पा रहे हैं। अब आप तुलना तभी तो करेंगे यदि प्रॉफिट को, जैसे अमाउंट की बात करें, तो अमाउंट दोनों में रुपीज में होगा। आप कहेंगे यहाँ 1 लाख प्रॉफिट हुआ, यहाँ पर 1 लाख प्रॉफिट हुआ रुपए। और अगर मैं यहाँ कह दूं 1 लाख डॉलर हुआ, 1 लाख यहाँ पर रुपए हुआ, तो क्या कंपेयर हो पा रही है? सही नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि अगर आपको कंपेयर करना है तो आपकी जो यूनिट है वो भी सेम होनी चाहिए मेजर करने की। तो कंपेयरबिलिटी में इजी हो जाए, कंपेयरबिलिटी को बढ़ावा मिले, तो उसके लिए सेम मेजरमेंट होना चाहिए। तो ये किस में आएगा? आपका कंपेयरबिलिटी में आएगा। तो ऑप्शन क्या होगा? ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ऐसा क्वेश्चन ये पीजीटी में पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पर ये मैंने क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। बहुत मेहनत करी है इस वीडियो को बनाने में। जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन आपके यहाँ से हैं, मैंने सभी इस वीडियो में शामिल किए हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है, जिसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं एएसबी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड एएसबी ऑफ इंडिया, तो ये स्टेब्लिश कब हुआ था? कब इसकी स्थापना हुई थी? क्या 1970 में, 1972 में, 1973 में या 1977 में? तो सही आंसर होगा इसका डी, 1977। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक पालन व्यापारिक तथा अन्य व्यवहारों का मौद्रिक रूप में लेखा करने की कला है। यह परिभाषा किसने दी? बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस एंड अदर ट्रांजैक्शन इन द मॉनेटरी टर्म्स। दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय। तो किसने ये डेफिनेशन दी थी? क्या स्पाइसर एंड पैगलर ने दी थी, या जे आर बॉटली बॉय ने दी थी, या कार्टर ने दी थी, या जॉन मैकनी ने दी थी? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली पुस्तक पालन की वह प्रणाली है जिसमें व्यक्तिक तथा अव्यक्तिक खातों द्वारा लेखा किया जाता है। यह परिभाषा किसने दी? व्यक्तिक मतलब आपका व्यक्तिक मतलब पर्सनल, अव्यक्तिक मतलब इम्पर्सनल अकाउंट के द्वारा। तो किसने दी थी? ये विलियम पिकल्स ने दी थी, या एम केलर ने दी थी, या आर एन कार्टर ने दी थी, या नन ऑफ दी अबव, इनमें से किसी ने नहीं। तो सही आंसर होगा आपका सी, आर एन कार्टर ने ये डेफिनेशन दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक पालन का कार्य जहां समाप्त होता है वहां से लेखांकन का कार्य प्रारंभ होता है, और जहां पर लेखांकन का कार्य समाप्त हो जाता है वहां से किसका कार्य शुरू होता है? ये कह रहे हैं बुक कीपिंग। बात किसी करें? बुक कीपिंग की यहाँ पर बात करें। कह रहे हैं बुक कीपिंग, जहां पर बुक कीपिंग का कार्य खत्म हो जाता है वहां से आगे चलती रहती है आपकी अकाउंटिंग। और जहां पर अकाउंटिंग का भी कार्य खत्म हो जाता है, भाई अकाउंटिंग पूरी होगी आज, इसके बाद अब क्या होना है? तो उसके बाद अब अकाउंटिंग आपकी चेक होगी। चेक होगी कि आपकी मिस्टेक तो नहीं है, आपने अकाउंटिंग जो की है वो सही है गलत है। और चेक को बोलते हैं आपकी अंकेक्षण अकाउंटिंग। तो सही आंसर क्या? ऑडिटिंग। सही आंसर क्या होगा आपका? ऑडिटिंग। तो आपको याद रखना है, जहां पर अकाउंटिंग का कार्य खत्म होता है वहां पर ऑडिटिंग का कार्य शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चार्टर अकाउंटेंट होते हैं, तो ये चार्टर अकाउंटेंट कौन होते हैं? क्या अनस्किल्ड ऑडिटर्स होते हैं, अंकेक्षक होते हैं? नहीं, स्किलफुल होते हैं। गवर्नमेंट ऑडिटर होते हैं, गवर्नमेंट ऑडिटर हो सकते हैं, होते हैं। प्रोफेशनल ऑडिटर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। देखिए, प्रोफेशनल ऑडिटर होते हैं क्योंकि ये अपना एक प्रोफेशन लिए होते हैं। इनके पास प्रोफेशनल डिग्री होती है। इनको हम किस में बोलते हैं? प्रोफेशनल ऑडिटर कहते हैं। तो ये पेशावर अंकेक्षक होते हैं आपके चार्टर अकाउंटेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
व्यवसायिक व्यवहारों के परिणाम स्वरूप मालिक की पूंजी में जिस मदों की वृद्धि होती है उस मद को क्या कहलाते हैं? कह रहे हैं जो कैपिटल होती है, बात यहाँ कैपिटल की कर रहे हैं। कैपिटल है आपकी और इस कैपिटल में कह रहे हैं कोई ऐसे आइटम कह रहे हैं कुछ आइटम ऐसे होते हैं द आइटम विच इंक्रीज द ओनर्स कैपिटल, ओनर्स की कैपिटल को इंक्रीज कर देते हैं, ऐसे आइटम को क्या कहते हैं? क्या एक्सपेंडिचर कहते हैं, इनकम कहते हैं, ड्राइंग कहते हैं, कैपिटल कहते हैं? तो ऐसे को बोलते हैं आपका ऑप्शन बी इनकम। इनकम से क्या होता है आपका कैपिटल बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से सूचनाओं की प्रक्रिया के रूप में लेखांकन का अंतिम चरण है? कह रहे हैं यहाँ से अकाउंटिंग प्रोसेस, किसकी बात हो रही है यहाँ पर? अकाउंटिंग प्रोसेस की बात हो रही है। और मैंने अकाउंटिंग प्रोसेस में आपको क्या बताया था? मैंने कहा था आपसे सबसे पहले क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन होता है, मेजरिंग होता है, और मेजरिंग के बाद आपका रिकॉर्डिंग होता है, और रिकॉर्डिंग के बाद आपका फिर क्या क्लासीफाई होता है, और क्लासीफाई के बाद फिर समराइजिंग होता है, और समराइजिंग के बाद आपका फिर एनालिसिस होता है, इंटरप्रिटेशन होता है, और आपका देन कम्युनिकेटिव होता है। तो यहाँ पर आपकी ये पूरी प्रोसेस हो जाती है किसकी? अकाउंटिंग की। ये प्रोसेस आपको याद रखनी है। तो अब इसमें से आपको पहचान करनी है कि अंतिम स्टेप कौन सा है। सूचनाओं का विश्लेषण निर्वचन मतलब एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। देखिए एनालिसिस इंटरप्रिटेशन यहाँ की बात कर रहे हैं, ये रहा दोनों, इनकी बात कर रहे हैं, या कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन या इसकी कम्युनिकेशन की। तो लास्ट में क्या रहा है? कम्युनिकेशन। तो ऑप्शन तो होगा सही आपका बी। और देख लेते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा ऑफ द बुक। रिकॉर्डिंग तो आपका यहाँ पर आ गया, ये शुरू में ही आ गया। और कह रहे रिकॉर्डिंग ऑफ द डेटा, ये तो शुरू में ही हो गया आपका। और प्रेजेंटेशन समरी ऑफ द फॉर्म ऑफ द फिनेंशियल स्टेटमेंट, समरी बनाना, समरी भी यहाँ पर आ गया। तो लास्ट में क्या रहा है आपका? कम्युनिकेशन। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? कह रहे मनी रिसीव्ड फ्रॉम सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड रेवेन्यू। कह रहे रेवेन्यू उसको बोलते हैं अगर आप सेल गुड्स को सेल कर रहे हैं या सर्विस को सेल कर रहे हैं, उसके बदले में जो पैसा मिलता है वो रेवेन्यू होता है। सही कह रहे हैं। दूसरा कह रहे हैं द मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। जो भी पैसा बिजनेस में लगाया गया है क्या उसी को कैपिटल कहते हैं? बिल्कुल सही, उसको कैपिटल कहते हैं। कह रहे हैं कलेक्टिव ट्रांजैक्शन ऑफ द सेम नेचर एट अ वन प्लेस इज कॉल्ड रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब होता है कि एक ही प्लेस पर एक जैसे आपके ट्रांजैक्शन लिखना, जैसे कैश से रिलेटेड जितने भी कैश से रिलेटेड आइटम है, कैश का आना जाना एक ही जगह रिकॉर्ड किए जाते हैं कैश बुक में। उसके बाद कह रहे हैं एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी बराबर कैपिटल होता है। देखिए अगर इसका हम फॉर्मूला देखें तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन होती है और इसका फॉर्मूला आपका होता है कि आपकी जो एसेट होती है वो एसेट कैपिटल प्लस लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी मतलब एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब यहाँ पर कैपिटल अलग है तो कैपिटल को यहीं छोड़ दो। आपका ये एल क्या होगा? उधर जाकर माइनस हो जाएगा एसेट में, तो ये भी माइनस उधर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये भी इक्वेशन सही है। देखिए ऑप्शन क्या होगा इसका? थोड़ी यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। देखो ये कह रहे हैं कलेक्टिंग, ये रिकॉर्डिंग नहीं कह रहे। ये देखिए एक वर्ड ने पूरा क्वेश्चन बदल दिया, तो आपको ये वर्ड याद रखना है। इस वर्ड को आप देखेंगे, देखिए इस वर्ड में ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। देखिए इस वर्ड में आपसे कहा है कलेक्टिंग, कलेक्टिंग ट्रांजैक्शन, ये रिकॉर्डिंग नहीं कह रहा। अगर रिकॉर्डिंग कहता तो ठीक है, ये कह रहा कलेक्टिंग। और कलेक्ट एक्सक्यूज मी, कलेक्ट जो करते हो आप सभी ट्रांजैक्शन को एक जगह करते हो कलेक्ट, उसको बोलते हैं लेजर। उसको क्या बोलते हैं? लेजर। लेजर में हम क्या करते हैं भाई? जितने भी अकाउंट्स होते हैं सभी उससे, जैसे अगर हम सेल की बात करें सेल अकाउंट, तो सेल अकाउंट में जितनी भी सेल अकाउंट की एंट्री होती है वो एक जगह यहाँ पर लिख देते हैं। परचेज की बात करें, परचेज की जितनी भी एंट्री होती है उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये तो कलेक्टिंग हो रही है, मतलब लेजर हो रहा है। और यहाँ पर कह रहा है ये रिकॉर्डिंग, तो ये गलत है, ये रिकॉर्डिंग नहीं होता। इसको क्या बोलते हैं? पोस्टिंग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? पोस्टिंग बोलते हैं लेजर को। तो सही क्या नहीं होगा इसका? ये होगा। क्वेश्चन काफी अच्छा है, इसको भी आप स्टार दे लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग मीन सेम, क्या दोनों सेम होती हैं और इंटरचेंजेबल होती हैं? क्या एक ही जगह एक दूसरे की जगह यूज हो सकती हैं? नहीं। डज नॉट मीन एंड आर नॉट यूज इंटरचेंज, दोनों एक नहीं होती है और एक जगह यूज नहीं होती, ये बात सही कह रहा है। और कह रहा है मीन्स बोथ, ये दोनों ही बात सही है? नहीं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बुक कीपिंग क्या है? दोनों अलग अलग होती है, एक जगह इनको यूज नहीं किया जा सकता।
निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन की सीमा, लिमिटेशन पूछिए अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग की देखिए, असिस्टेंट मैनेजमेंट करती है, बिल्कुल करती है, ये तो काम करती है। रिप्लेस मेमोरी भी करती है, ये भी करती है। अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन, जो अवास्तविक जानकारी देती है, ये गलत है, अवास्तविक जानकारी नहीं देती। और कह रहे एविडेंस इन कोर्ट, कोर्ट में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत की जा सकती है, बिल्कुल एविडेंस के रूप में कोर्ट में आप दिखा सकते हो अपनी अकाउंटिंग को, लेकिन अवास्तविक नहीं, वास्तविक में जो भी आपके ट्रांजैक्शन हुए हैं वास्तविक में, उनके एविडेंस क्या होते हैं, वाउचर होते हैं, और वाउचर के आधार पर आप रिकॉर्डिंग करते हैं, तो ये रियल दिखाती है, अनरियल जानकारी नहीं देती। तो ये ऑप्शन है आपका क्या है, सही होगा यहाँ पर सी। इसने पूछा था कि कौन सा सीमा है, तो कह रहे कौन सी सीमा है, ये सीमा का मतलब क्या नहीं करती, तो अकाउंटिंग ये नहीं करती है, अवास्तविक जानकारी नहीं देती है, वास्तविक जानकारी देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which qualitative characteristics of accounting information reflect when accounting information is clearly presented? देखिए, आपने जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है बड़े अच्छे तरह से प्रस्तुत की हैं, क्लियर क्लियरली की हैं। कैसे की हैं आपने, क्लियरली की हैं। इसका मतलब है जब ये क्लियर है तो आपका समझ में भी आ जाएगा, और जब समझ में आ जाएगा तो इसी को क्या बोलेंगे, अंडरस्टैंडेबल। समझ में आ रहा है तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, रिलायबिलिटी, रिलीवेंस, कंपेरेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबल, डी हो जाएगा आपका अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, अंडरस्टैंडेबल क्या है, जब इस तरह से प्रस्तुत की गई हो आपकी कैरेक्टरिस्टिक, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इस तरह से प्रस्तुत की गई हो कि वो अच्छी तरह से समझ में आ रही हैं, तो उसको बोलते हैं अंडरस्टैंडेबिलिटी। ठीक है, अंडरस्टैंडेबिलिटी की विशेषता वहां पर होती है। यूज ऑफ कॉमन यूनिट मेजर ऑफ द एंड कॉमन फॉर्मेट रिपोर्टिंग, यह भी क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो चुका है। क्या होता है, ये आपका कंपेयर होता है जब सेम फॉर्मेट होता है, मतलब यूनिट जो होती है सेम होती है। भी पीछे क्वेश्चन रिपीट था ये। सेल इज रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू, सेल को रेवेन्यू कहा जाता है। व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल इज एंटर, कह रहे हैं सेल इज रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू, सेल को आप रेवेन्यू कब समझेंगे, कब मानेंगे उसको रेवेन्यू, जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया हो, जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया हो, या एट द पॉइंट ऑफ द सेल और परफॉर्मेंस ऑफ द सर्विस, या जिस जिस जब आपने कुछ माल बेचा हो या सर्विस बेची हो, या आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ क्रेडिट पीरियड ऑफ अलाउड टू डेटर्स, डेटर्स ने उधार खरीदा माल, डेटर्स ने कहा 1 महीने बाद पैसा मिलेगा, जब 1 महीना हो जाएगा तब कहोगे सेल, या आफ्टर द मनी कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर, या कस्टमर जब 1 महीने बाद पैसा देगा तब कहोगे आप। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका, सही ऑप्शन होगा आपका एट द टाइम, एट द पॉइंट ऑफ सेल और परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस, जब आप सेल कर देते हैं या सर्विस दे देते हैं, तब आप मानेंगे कि रेवेन्यू हुई है। ये नहीं कि आज आपने किसी से वादा कर दिया हम आपको माल बेचेंगे तो आज ही सेल मान लेंगे, नहीं। जिस दिन आप रियल में बेचेंगे, सेल कर देंगे, या जिस दिन आप सर्विस को बेच देंगे उस दिन आप अपनी सेल को सेल मानेंगे, रेवेन्यू मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, आपको करेक्ट ऑप्शन देना है, और करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, देखिए या तो आपका ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, या डी होगा। बी आपको तभी देना है जब आपका असर्शन ए और रीजन ए आर दोनों करेक्ट हो, लेकिन आर जो है इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, जो असर्शन है इसकी सही व्याख्या नहीं करेगा आपका आर। बात तो दोनों तो सही होंगे, लेकिन आर ए के बारे में सही नहीं बताएगा, तो ऑप्शन होगा आपका ए। दूसरा, आपको बी ऑप्शन कब लेना है, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर करेक्ट, रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन ए। कह रहे हैं कि ए और आर दोनों सही होंगे, ए और आर दोनों सही होंगे, और साथ में आर जो है वो ए के बारे में बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। सी ऑप्शन आपका कब होगा, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर नॉट करेक्ट, आर और ए दोनों करेक्ट नहीं है, तब आपका क्या ऑप्शन होगा, तब आपका ऑप्शन होगा सी। और असर्शन ए इज करेक्ट, ए तो सही होगा लेकिन आर करेक्ट नहीं होगा, ए तो होगा सही लेकिन आर होगा गलत, तो आपका ऑप्शन होगा डी। अब आप ध्यान से, आपको असर्शन और रीजन आपको ये ध्यान से पढ़ना है,
और उसके बाद तब आपको देखना है कि आंसर क्या होगा। जैसे असर्शन की बात करें अंडर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। देखिए जैसे यहाँ बात करा है कैश बेसिस के, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कैश बेसिस। बेसिस क्या क्या होती है अकाउंटिंग की? दो बेसिस होती हैं, कैश बेसिस और आपकी एक्यूरल बेसिस। कैश बेसिस क्या होती है, एक्यूरल बेसिस क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो कह रहे हैं कैश बेसिस अकाउंटिंग एंटर द बुक ऑफ अकाउंट आर पास्ड व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। कह रहे हैं कि कैश बेसिस में ये तभी एंट्री करेंगे, तभी लिखेंगे, या तो कैश आएगा या कैश जाएगा, तभी लिखा जाता है। तो यहाँ तो ये बात तो सही है, ये तो सही है, ये तो यहाँ बात को सही कह रहा है। दूसरा, अंडर एक्यूरल बेसिस, एक्यूरल बेसिस में क्या होता है? एंटर और पास, एंट्री जो है पास हो जाती है इन द बुक अकाउंट व्हेन, जब ट्रांजैक्शन इज एंटर्ड इनटू, जब भी ट्रांजैक्शन हो जाता है। मैटर नहीं है उधार हुआ है या नगद हुआ है, पैसा आया है नहीं आया है, इसका मैटर नहीं है, बस ट्रांजैक्शन हुआ हो तो तुरंत हम क्या कर देते हैं, इसको रिकॉर्ड कर देते हैं इसके अंडर में एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो कह रहे हैं विच ऑफ द अबव ऑप्शन इज करेक्ट। तो कह रहे हैं कि ये जो ऊपर के स्टेटमेंट थे इसमें कौन सा करेक्ट है। अब आपको देना है, देखिए दोनों बात सही कह रहे हैं। देखिए कैश बेसिस अकाउंटिंग में जब पैसा आएगा तभी रिकॉर्डिंग होगी, एक्यूरल बेसिस में जब ट्रांजैक्शन हो जाएगा, पैसा आए चाहे कभी भी, तब रिकॉर्डिंग होगी। तो ए आर है तो सही, लेकिन ये देखिए क्या आर ए के बारे में सही कह रहा है? देखिए आर ए के बारे में सही कह रहा है। क्यों कह रहा है? क्योंकि कैश बेसिस, कैश बेसिस में कैश को ही क्यों ध्यान रखा जाता है? क्योंकि ये एक्यूरल बेसिस नहीं है, क्योंकि ये एक्यूरल बेसिस नहीं है, इसलिए ये जो है कैश बेसिस यूज किया जाता है। कैश का आना जाना जो देखा जाता है कैश बेसिस अकाउंटिंग में देखा जाता है, एक्यूरल बेसिस में नहीं देखा जाता, इसलिए कैश का आना जाना लिखा जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है कैश बेसिस में। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है और दोनों सही भी हैं, तो आपका ऑप्शन क्या होगा? आपका ऑप्शन होगा बी। क्या कह रहा है कि दोनों सही हैं, ए और बी सही हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन और एक ऐसा देख लेते हैं। देखिए आप पहली बात तो इस चीज में भुलाए में ना रहें, कंफ्यूज ना होना। आप एक बार इन ऑप्शन को पढ़ लेना कि ऑप्शन वही है जो पहले बोला गया था। कभी कभी क्या होता है ऑप्शन बदल दिए भी जाते हैं, ऑप्शन ए में कह देता है कि दोनों करेक्ट नहीं है और बी में कह देता है दोनों करेक्ट है, ऐसे भी ऑप्शन कभी कभी आ जाते हैं, इसलिए असर्शन रीजन में आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लें। कह रहा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट कंपेटेबल विद मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल को ये यूज नहीं करती है, फॉलो नहीं करती है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बात सही है या नहीं? बिल्कुल सही है, क्योंकि मैचिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होते हैं और यहाँ पर जो है जितने भी एडजस्टमेंट होती है, एक्रूड, अनएक्रूड, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, वो सभी शामिल की जाती हैं आपकी एक्रूरल में, लेकिन कैश बेसिस में शामिल नहीं की जाती। इसलिए ये जो है इस प्रिंसिपल को, मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता। कौन? कैश बेसिस, क्योंकि कैश बेसिस में ये चारों एडजस्टमेंट कौन सी, एक्रूड, अनएक्रूड, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, शामिल नहीं की जाती हैं। तो पहली तो बात सही है। दूसरा कह रहे मैचिंग प्रिंसिपल रिक्वायर्ड, जो मैचिंग प्रिंसिपल में रिक्वायर्ड ये होती है कि अन रेवेन्यू शुड बी मैच वेदर कॉस्ट हाउ बीन पेड और नॉट। कह रहे कि जो रेवेन्यू हुई है, जो पैसा आया है, जो इनकम हुई है, वो मैच करनी चाहिए किससे? कि जितना भी पैसा गया है उससे मैच करनी चाहिए। कहने का मीन्स ये है कि जो डेबिट और क्रेडिट हमेशा सेम होना चाहिए। तो ऐसा किस में आता है? आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट में आता है। तो बात दोनों सही की गई है, लेकिन यहाँ ये नहीं बता रहा कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मैचिंग कॉन्सेप्ट को क्यों फॉलो नहीं करता, ये नहीं बता रहा। तो देखिए ए और बी दोनों सही हैं, तो देखिए ए और बी कहाँ पर सही कह रहा है? कह रहा है ए और बी सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। तो आपका क्या ऑप्शन हो जाएगा? बोथ ए और आर दोनों करेक्ट है, लेकिन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है किसकी? ए की। तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी आज की वीडियो पूरी होती है। कैसी लगी आप कमेंट में बताइए और हमारे साथ बने रहिए। उन लोगों के चक्कर में ना पड़े जो आपको कहते हैं कि भाई अब हम प्लानिंग करें, कल से पढ़ाई करेंगे, परसों से पढ़ाई करेंगे, वो प्लानिंग ही करते रह जाएंगे और टाइम यूं ही निकल जाएगा, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, एग्जाम आपका नजदीक है। तो चैनल को एक बार छोड़ने से पहले, जाने से पहले लाइक जरूर करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।